नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पशुओं की बिक्री पर रोक की समीक्षा करेगा केंद्र। कर्नाटक के कानून मंत्री ने पाबंदी को बताया राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण। मद्रास हाईकोर्ट ने भी लगाई थी रोक। मणिपुर में सभी तरह के बंद को गैर कानूनी घोषित करने की तैयारी। राज्य कैबिनेट का फैसला। दोषी पाए जाने पर भरपाई के साथ सरकारी नौकरी पर लगेगी रोक। यात्रा के अगले पड़ाव में स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री। मैड्रिड में सीईओ फोरम की बैठक में आज होंगे शामिल। जर्मनी के साथ वित्त, शिक्षा समेत 12 करार। इसके अलावा अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहली बार किया सफल परीक्षण। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को किया जा सकेगा नाकाम। कैलिफोर्निया के मार्शल आइलैंड से किया टेस्ट। और आईसीसी के टॉप 10 बल्लेबाजों में विराट कोहली अकेले भारतीय। वनडे रैंकिंग में मिला तीसरा स्थान। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 240 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा करके स्पेन के मैड्रिड पहुंच गए हैं। आज उनकी स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो राजॉय और किंग फिलिप से मुलाकात होगी। नरेंद्र मोदी पिछले 3 दशक में स्पेन का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के बर्लिन से 4 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा कर स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे। यहां स्पेनिश विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। मैड्रिड पहुंचते ही होटल के बाहर प्रधानमंत्री का लोगों ने जमकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने होटल के बाहर मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो राजॉय और किंग फिलिप से मुलाकात होनी है। इस दौरान प्रधानमंत्री और स्पेन के राष्ट्रपति के बीच आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने समेत अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री यहां इंडिया स्पेन सीईओ फोरम की बैठक में भी शामिल होंगे और स्पेन के कारोबारियों को मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में निवेश का न्योता देंगे। इस बैठक में स्पेन की बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। 1988 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्पेन का ये पहला दौरा है। इस यात्रा का मकसद यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों से निवेश आकर्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने जर्मनी को आश्वस्त किया है कि वो यूरोप की मजबूती के लिए हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। वहीं जर्मनी ने भारत को विकास सहयोग के लिए 1.4 अरब यूरो देने का वादा किया है। मंगलवार को शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 12 करार पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भी भारत का समर्थन किया है। जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के बाद दोनों नेताओं ने चौथे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की संयुक्त अध्यक्षता की। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 12 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में वित्त, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भारी उद्योग, रेलवे, डिजिटलीकरण और राजनयिक क्षेत्र में सहयोग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। उद्देश्य था कि भारत के मेक इन इंडिया में जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने के उपायों को मजबूत करना। जर्मन निवेश तथा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ रहा है। बहुत तेजी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जर्मनी का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ बढ़ रहा है। मिटलस्टान कंपनीज पर मैं विशेष फोकस करूंगा कि उन्होंने हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और काफ़ी मात्रा में किया है। We have established a solar partnership with India and it's been impressive to see the way in which India has been speeding up the expansion of solar energy in its country. We've had a very intensive exchange of views on this. So we have expanded and deepened our close bilateral cooperation in a number of areas. Yesterday evening I had the opportunity
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र एनएसजी और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी विस्तार से बात की। उन्होंने ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन की स्थिति पर चर्चा की। दोनों की चिंता ये थी कि इसके बाद विकास के मामलों पर यूरोपीय यूनियन को मजबूत कैसे किया जाए। यूरोपियन यूनियन में के समक्ष जो अपॉर्चुनिटीज हैं तथा जो चुनौतियां हैं उसकी भी विस्तार से हमने समीक्षा की है। पार्टनरशिप का महत्व दोनों देशों के लिए तो लाभ करता है ही है, लेकिन ये पार्टनरशिप वैश्विक संदर्भ में भी किस प्रकार से उपयोगी हो, उस दिशा में भी हमारी चिंतन की धारा रही है। अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता और बेल्ट एंड रोड की वजह से चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जर्मनी एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के सहयोग काफी अच्छे हैं और कोशिश ये है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके। अखिलेश, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक सरकार कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर केंद्र के प्रतिबंध के बाद स्थिति का विश्लेषण कर रही है। मंगलवार को राज्य के कानून मंत्री ने इस बारे में मंत्रिमंडल को जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी इसे राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बताया है। पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने इसे राज्य सरकारों की शक्तियों पर अतिक्रमण बताया है। मंगलवार को उन्होंने राज्य की कैबिनेट को केंद्र के फैसले से जुड़ी तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को लेकर राज्य सरकार का क्या फैसला होगा, इस बारे में कैबिनेट की अगली बैठक में तय किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इसे राज्य का विषय बताया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्विटर पर कहा कि उनकी सरकार घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की अधिसूचना से संबंधित पक्षों पर कितना असर पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। राज्य के पास ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कर्नाटक गो हत्या निवारण और मवेशी संरक्षण अधिनियम 1964 है। ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು। ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ। ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ। लगातार हो रहे विरोध को लेकर केंद्र ने मामले की समीक्षा की बात कही है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मवेशियों की बिक्री पर बैन को लेकर राज्य सरकारों और व्यापारी संगठनों ने समस्याएं उठाई हैं। सरकार इन पर विचार कर रही है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों से कत्ल के लिए जानवरों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध की अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही केंद्र सरकार से इस फैसले पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। अंतरिम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि खाने को चुनना सबका व्यक्तिगत अधिकार है और सरकार लोगों की फूड हैबिट्स तय नहीं कर सकती। केंद्र के इस फैसले को लेकर कई राज्य और राजनीतिक दल ऐतराज जता चुके हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने अधिसूचना को किसान विरोधी बताया है, तो वामपंथी दलों ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी, जबकि मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने फैसले को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष विरोधी बताते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और प्रतिबंध के खिलाफ साथ खड़े होने की अपील की थी। इस पूरे मामले को लेकर तमिलनाडु में डीएमके आज प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईआईटी मद्रास के एक छात्र को कथित तौर पर बीफ फेस्टिवल कराने को लेकर बुरी तरह पीटा गया है। आरोप है कि मंगलवार को कुछ संगठनों के छात्रों ने पीएचडी छात्र आर सूरज पर हमला किया। इस हमले में सूरज को गंभीर चोटें आई हैं। सूरज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईआईटी प्रशासन मामले की जांच कराने की बात कह रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस घटना की निंदा की है। रविवार रात आईआईटी में कई छात्रों ने केंद्र सरकार के पशु बिक्री बैन के विरोध में इस फेस्ट का आयोजन किया था। पीएचडी छात्र सूरज बीफ फेस्ट के मुख्य आयोजक में से एक था। केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी समेत 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
आज से इस मामले में रोज सुनवाई होगी। बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लखनऊ की विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बाकी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष ने से आरोप खारिज करने की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप तय किया। हमने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 12 लोगों की तरफ से लगाई थी कि इनके खिलाफ 120 की कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लोअर कोर्ट इसमें चार्ज फ्रेम करे तो लिया जाए, उसमें उन्होंने उस एप्लीकेशन को खारिज करके इन सब के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट ने अब सभी आरोपियों को इस मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। संबंधित पक्षों को छोड़कर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। साजिश का आरोप लगाया जा रहा, कौन वहाँ साजिश थी? लाखों लोग थे, साजिश किसकी थी? किसी की साजिश नहीं थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी उसकी। तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक कि कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। इस मामले में सांसद विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, रामविलास वेदांती और बैकुंठ लाल शर्मा भी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को विशेष अदालत को इस मामले में सुनवाई करने का आदेश दिया था। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर 2 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से एक वहां मौजूद नेताओं और दूसरा लोगों का नाम शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती के इस्तीफे की मांग की है। आरोपित लोगों में एक केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी भी हैं। आरोपित होने के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं और उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ये वही चार्जेस है जो पहले वो डेजिग्नेटेड कोर्ट ने फ्रेम किया था। अब फिर दोबारा इस चार्जेस को रिवाइव किया गया, अच्छी बात है, लेकिन बीच में जो समय जो जाहिर हो गया, इससे यही है कि न्याय दिलवाने की जो प्रक्रिया जो होनी चाहिए उसको एक ठोस चोट लगी। इनके कहने या न कहने से राम मंदिर वहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, ये उसकी सुनवाई नहीं है। ये सुनवाई है कि किसी ढांचे को या बाबरी मस्जिद को साजिशाना और लोगों को अलग करने के लिए, धार्मिक दुर्भावना फैलाने के लिए इन्होंने वो ढांचा तोड़ा या बाबरी मस्जिद तोड़ी कि नहीं तोड़ी। We are sure our leaders, they are innocent. They will come out unscathed in the entire thing. देश भर में कल लोगों को दवाएं खरीदने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हड़ताल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जरूरी दवाओं के इंतजाम पहले से कर रखे थे। देश भर में दवा विक्रेताओं की हड़ताल से मरीजों के परिजन दवाओं के लिए दर बदर भटकते नजर आए। देश भर में करीब 90,000 दुकानदारों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए दुकानें बंद रखी। बहुत सारी तकलीफें हो रही है। अभी जैसे मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी लेना है, अभी हार्ट में कोई भी पेशेंट है, हमारा हार्ट का एडमिट है, जब भी उनका एंजियोप्लास्ट करना है तो उसके लिए कुछ भी एक्सेसरीज चाहिए तो मेडिकल्स में जाना पड़े तुरंत। वो लोग बोलते अभी तुरंत लेके आओ, अभी नीचे आके मेडिकल सारी बंद है तो कहाँ जाना है अभी, और क्यों बंद है वो भी नहीं मालूम। स्ट्राइक अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। कल का ऑपरेशन हो चुका है, अब मैं सारे जगह घूम चुका हूँ, कहीं से कोई भी दवाई नहीं मिल रही मेरे को। इतनी परेशानी आ रही है, मैं पैदल घूम रहा हूँ, सुबह कम से कम 1 पौना घंटा हो गया, बहुत दूर तक घूम के आ चुका हूँ मैं, कहीं से कोई दवाई नहीं मिल रही, बहुत परेशानी का। मेरे साथ में और भी कई लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के मुताबिक उन्होंने सरकार को सख्त नियमों के खिलाफ प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद AIOCD ने 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। इधर दिल्ली सरकार ने हड़ताल के असर से इनकार किया है। देखिए, दिल्ली के लिए तो दिल्ली सरकार सबको मुफ्त दवाई दे ही रही है। हम तो अपने पॉलीक्लिनिक्स में, मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पताल में, डिस्पेंसरी में सब जगह दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं सबको, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कमी तो होगी। दरअसल सरकार ने दवा विक्रेताओं को बिक्री से जुड़ी तमाम जानकारी एक पोर्टल पर डालने के लिए कहा है, जबकि दवा विक्रेताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में ये मुमकिन नहीं है। दवा विक्रेता ऑनलाइन फार्मेसी का भी विरोध कर रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी से उनकी दुकानदारी को नुकसान होगा।
साथ ही दवाइयों के गलत इस्तेमाल और नकली दवाइयों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर पश्चिम बंगाल ने सवाल उठाए हैं। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी से जुड़े नियम और प्रावधान पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आखिरी समाधान आने के बाद ही राज्य जीएसटी विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसलिए इसे लागू करने के लिए 1 जुलाई से अमल पर नहीं लाना चाहिए। हालांकि केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा और इससे राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की कल बैठक हुई। आदित्यनाथ योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य के डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी शब्द हटा दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे कुछ बदलावों के साथ तैयार होगा। अभी तक इसमें सिर्फ 40% ही जमीन ली गई थी, इसलिए इस योजना के तहत पुराने टेंडर निरस्त किए गए हैं। जल्दी नए टेंडर शुरू किए जाएंगे और योजना को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे लखनऊ से बलिया तक जाएगा। परियोजना के लिए 80% से ज्यादा भूमि अधिग्रहण के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 353 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। बैठक में नई खनन नीति को भी मंजूरी दी गई है। मणिपुर मंत्रिमंडल ने सभी तरह के बंद और रास्ते रोकने को अवैध घोषित करने के लिए नया कानून लाने का फैसला किया है। लोगों के लिए परेशानी पैदा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बंद और रास्ता रोकने वाले आयोजकों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य के मंत्रिमंडल ने इसमें शामिल लोगों को सरकारी नौकरियों और योजनाओं के लाभ से वंचित रखने पर भी विचार किया। बैठक में फैसला हुआ कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। दरअसल मणिपुर में कई संगठन अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर राज्य बंद का आयोजन करते हैं। इस दौरान परिस्थिति कई बार हिंसक हो जाती है, जिसके चलते सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चक्रवाती तूफान मोरा से नुकसान को लेकर प्रशासन सक्रिय है। हालांकि मोरा के चलते मानसून कल 2 दिन पहले ही पहुंच गया। केरल के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक और तमिलनाडु के सूखा पीड़ित इलाकों के अलावा महाराष्ट्र में भी आज बारिश का अनुमान है। उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश में मोरा तूफान से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। बांग्लादेश में हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। चक्रवाती तूफान मोरा छोड़ गया, तबाही का ये मंजर। बांग्लादेश में तूफान से भारी जानमाल को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते कई मकान तबाह हो गए। 10 जिलों के 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चटगांव और कॉक्स बाजार के बीच में समुद्री तट से टकराया। चटगांव शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। तूफानी हवाओं की रफ्तार 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। क्लाउडीनेस बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का आशंका है। हमारा ये उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में और मानसून फर्दर एडवांस करेगा। कुछ हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया पे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे और कुछ हिस्सा पे ये कवर करेगा। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल तट पर 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। केरल के तटीय इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। कन्नौर और कासरगोड समेत उत्तरी केरल के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 31 मई और 1 जून को दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 194 तक पहुंच गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। श्रीलंकाई सेना और भारतीय नौसेना मिलकर राहत कार्य में जुटी है। श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत कार्य तेज कर दिया गया है, लेकिन अब भी हर इलाके में मदद नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सैन्य कर्मी के साथ साथ आम लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने लोगों से भेदभाव भुलाकर एक दूसरे की मदद की अपील की है। දේශපාලන පක්ෂපාත ભේදයෙන් තොරව ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා
මේ විපතටපත් උදවියට තමන්ගේ संपूर्ण सहयोग्य लबा देंगे। बाढ़ पीड़ित लोगों तक मदद न पहुंच पाने से लोगों में मायूसी का माहौल है। දැන් දවස් 4ක් වුණා කිසිම මිනිහෙක් ආවේ නැහැ. රජයේ නිලධාරියෙක්වත් කිසිම මිනිහෙක් ආවේ නැහැ. මේ අවට මිනිස්සු විතරයි ගොඩක් ඇවිල්ලා උදව් කර කන්න බොන්න දීලා සේරම හැමදේම කරේ। श्रीलंका में बारिश और बाढ़ से करीब 6 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हैं। हालांकि अब मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोग अपने शहर और गांव की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन पीड़ितों की इस भीड़ में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तबाही में अपना सब कुछ खो दिया। सरकार लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिशों में लगी है। विशेष සහනයාර්ථේ ණය ලබා දෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා බිලියන 2ක් පමණ වෙන් කරන ලෙස උපදෙස් දීලා තියෙනවා බාන। श्रीलंका में आई भारी तबाही के बाद दुनिया भर से मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भारत ने भी पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए राहत की बड़ी खेप श्रीलंका भेजी है। राहत सामग्री लेकर तीसरा जहाज भी श्रीलंका पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना के 300 से ज्यादा जवान राहत कार्य में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने मंगलवार को ICBM डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये परीक्षण इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम करने के लिए किया गया। ये अपनी तरह का ऐसा पहला परीक्षण है। ये टेस्ट उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच किया गया है। ICBM टाइप मिसाइल को मार्शल आइलैंड से दागा गया। अमेरिकी सेना ने इस अभियान को मील का अहम पत्थर बताया है। MDA के निदेशक ने कहा कि इस परीक्षण से साफ है कि हमारे पास किसी खतरे को रोकने के लिए एक भरोसेमंद हथियार मौजूद है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने इसी हफ्ते एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो इस साल ऐसा 9वां परीक्षण था। इराक की राजधानी बगदाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। एक धमाका आइसक्रीम की दुकान के बाहर हुआ, जहां 17 लोगों की जान चली गई और 32 लोग घायल हुए। दूसरे इलाके में कार बम धमाके को अंजाम दिया गया। इसमें 31 लोगों की मौत हुई। आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले कल भी बगदाद में धमाका हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर पकड़ कमजोर होने की बौखलाहट में IS आतंकी सार्वजनिक जगहों को निशाना बना रहे हैं। बात खेलों की। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने बांग्लादेश को 240 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी के दम पर 50 ओवर में 7 विकेट पर 324 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 23.5 ओवर में 84 रन पर आउट हो गई। टीम इंडिया ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी दम दिखाया। भारत की तरफ से उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। दोनों ने अपनी घातक गेंदबाजी से 3-3 विकेट अपने नाम किए। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 1 जून से शुरू हो रही है। 4 जून को भारत का मैच पाकिस्तान से होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली अकेले भारतीय क्रिकेटर हैं जो ICC वनडे खिलाड़ियों के रैंकिंग में टॉप में शामिल हैं। वो बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर बरकरार हैं। 852 अंकों के साथ सूची में अपनी जगह पर विराट कोहली बने हुए हैं। गेंदबाजों की सूची में हालांकि कोई भारतीय शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। प्रणीत, प्रतुल और जायसवाल थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उधर महिला एकल में आज सबकी निगाहें साइना नेहवाल पर रहने वाली हैं। दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दसारी नारायण राव का मंगलवार को निधन हो गया। अस्पताल में भर्ती 75 साल के नारायण राव ने लंबी बीमारी के बाद कल शाम 7 बजे आखिरी सांस ली। तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में 125 फिल्में निर्देशित करने वाले दसारी नारायण राव का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता दसारी राव ने 50 अन्य फिल्में भी निर्देशित की थी। उन्होंने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उन पर भी फिल्म बनाने का ऐलान किया था। नारायण राव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में कोयला राज्य मंत्री थे। दसारी के निधन पर कई नेताओं ने शोक जाहिर किया है।
भारतीय सिनेमा जगत में मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास की आज पुण्यतिथि है। उन्हें एक ऐसे संगीतकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने मुकेश और तलत महमूद समेत कई गायकों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। 7 जुलाई 1914 को जन्मे अनिल का बचपन से ही संगीत की तरफ रुझान था। 1930 में अनिल देश को स्वतंत्र कराने के लिए छिड़ी आज़ादी की मुहिम में कूद पड़े और इसके लिए उन्होंने अपनी कविताओं का सहारा लिया। इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1943 में अनिल को फिल्म किस्मत के लिए संगीत देने का मौका मिला, जिसके गानों ने आज़ादी के दीवानों में एक नया जोश भर दिया। 1948 में आई फिल्म अनोखा प्यार अनिल के जीवन में अहम फिल्म साबित हुई। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान। दुनिया भर में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू सेवन करने से एक तरफ जहां इंसान को जानलेवा बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है, वहीं इससे गंदगी भी फैलती है, वातावरण दूषित होता है। सन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और मनस साहू ने पुरी में रेत पर कलाकृति बनाई, जिसके जरिए लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की गई। इस मौके पर भारत में लोगों को धूम्रपान और तंबाकू के सेवन की बढ़ती आदतों के दुष्परिणाम बताने के साथ ही रोक के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सेमिनार, रैली समेत कई प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। पशुओं की बिक्री पर रोक की समीक्षा करेगा केंद्र। कर्नाटक के कानून मंत्री ने पाबंदी को बताया राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण। मद्रास हाईकोर्ट ने भी लगाई थी रोक। मणिपुर में सभी तरह के बंद को गैर कानूनी घोषित करने की तैयारी। राज्य कैबिनेट का फैसला, दोषी पाए जाने पर भरपाई के साथ सरकारी नौकरी पर लगेगी रोक। यात्रा के अगले पड़ाव में स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री। मैड्रिड में सीईओ फोरम की बैठक में आज होंगे शामिल। जर्मनी के साथ वित्त, शिक्षा समेत 12 करार। अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहली बार किया सफल परीक्षण। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को किया जा सकेगा नाकाम। कैलिफोर्निया के मार्शल आइलैंड से किया टेस्ट। और आईसीसी के टॉप 10 बल्लेबाजों में विराट कोहली अकेले भारतीय। वनडे रैंकिंग में मिला तीसरा स्थान। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 240 रन से हराया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।